नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। जो आगामी यूके SSSC उत्तराखंड सहायक अध्यापक का आपका एग्जाम होना है, उसकी दृष्टि से हमने ठीक है पेपर फर्स्ट का यूनिट पहले के हमने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आज हम भाग 6 ठीक है टॉपिक 6 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें यथार्थवाद और शिक्षा के बारे में ठीक है रियलिज्म एंड एजुकेशन के बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे आप बताएंगे कि रियलिज्म जो यथार्थवाद है, ठीक है, यथार्थवाद दर्शन के जनक कौन है? तो इसके जनक कौन थे? इसके जनक आपके कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है, इसके जनक आपके कौन है? अरस्तु। किसके? यथार्थवाद के जनक पूछेंगे तो कौन? अरस्तु आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर पूछेंगे क्या, जो प्रयोजनवाद के जनक पूछेंगे तो प्रयोजनवाद के मैंने बताए थे कौन थे? चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। ठीक है, प्रयोजनवाद के कौन थे? पियर्स महोदय थे। ठीक है, अगर आदर्शवाद का पूछेगा तो प्लेटो। ठीक है, प्लेटो क्या थे? आदर्शवाद के थे। अगर आपका पूछेगा क्या प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म का पूछेगा तो उसके क्या? जीन जैक्स रूसो थे। ठीक है, रूसो कहाँ के थे? जिनोवा से थे। ठीक है, रूसो की स्टोरी बहुत ही इतनी अच्छी स्टोरी है कि 30 साल तक रूसो एक आवारा थे। ठीक है, रूसो के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा परिचर्चा करेंगे। अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, जो दार्शनिक थे। जो अभी हम दर्शन जानेंगे, इसके बाद हम दार्शनिक को चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? हमारा शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ लिया। ठीक है, हमने शिक्षा और दर्शन का संबंध हमने जान लिया। प्रकृतिवाद हमने पढ़ लिया, आदर्शवाद हमने पढ़ लिया, और हमने क्या उसके बाद क्या पढ़ा? प्रयोगवाद या प्रयोजनवाद भी हमने कर लिया। आज आपका जो वाद है, अंतिम वाद है, जिसे हम बोलते हैं यथार्थवाद। ठीक है, यथार्थवाद और शिक्षा आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले अगर बात करें तो इसका जनक तो आपको बता दिया, यथार्थवाद के जनक कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं इसका अर्थ। ठीक है, तो यथार्थवाद क्या है? ऐसी विचारधारा है, ठीक है, ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार जो प्रत्यक्ष दर्शनीय है, ठीक है, जो क्या है? प्रत्यक्ष आपके सामने है, जो हो रहा है, जैसे सत्य का अस्तित्व जगत वास्तविक वस्तु तथा घटनाओं में है। ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं, रात दिन का होना, पृथ्वी का निरंतर अपनी गति से घूमना आदि समस्त घटनाएं क्या हैं? ये सत्य हैं, भले ही हमें इनका ज्ञान हो या ना हो। यथार्थ के इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि यह विचारधारा भौतिकवाद पर आधारित है। जो यथार्थवाद है ये क्या है? जो सत्य है, जो प्रत्यक्ष है, जो प्रत्यक्ष दर्शनीय है, जो भौतिकवाद पर क्या है? आधारित है। जो जैसे दिन रात का होना, मौसम संबंधी आदि तूफान घटनाओं का होना, ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, जो सत्य है, यही क्या है? यही यथार्थवाद है। ठीक है, तो यथार्थवाद क्या बोलते हैं कि जो सत्य है, जो प्रत्यक्ष है, जो बीत रहा है, जो हो रहा है, ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है, ठीक है, यह विचारधारा भौतिकवाद पर आधारित है। वस्तुओं तथा घटनाओं की वास्तविकता को प्राथमिकता प्रदान की है, न कि विचारों को। इसने वस्तुओं और घटनाओं को क्या, जो यथार्थवाद है ना, ये वस्तुओं और घटनाओं को, जो बीत रहा है प्रत्यक्ष रूप से, जो हो रहा है, वही क्या है? यथार्थवाद है। ठीक है, ये विचार और सिद्धांतों को बल नहीं देता, ये घटनाओं और वास्तविकता को क्या? ये यथार्थवाद बल देता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यथार्थवाद वह दार्शनिक विचारधारा है जिसके अनुसार केवल क्या? प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है। जो प्रत्यक्ष जगत है, जो जगत में हो रहा है, ठीक है, जगत में जो हो रहा है वही क्या है? प्रत्यक्ष सत्य है। जगत का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। ठीक है, जगत का क्या क्या है? अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, जिसे अपने अस्तित्व के लिए मन या मस्तिष्क पर आश्रित नहीं रहना पड़ता है, वही क्या है? यथार्थवाद है। ठीक है, रॉस महोदय के अनुसार यथार्थवाद की हम परिभाषा जान लेते हैं। यथार्थवाद इस बात पर बल देता है कि जिन वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं उनके पीछे तथा उनसे संबंधित वस्तुओं का एक वास्तविकता जगत है। ठीक है, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी रात है, ठीक है, फिर दिन होगा, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ठीक है, ये निरंतर चलने वाली घटना है। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, किसका? सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है, वर्षा होती है, तूफान आता है, ठीक है, ओले पड़ते हैं, जो प्रत्यक्ष घटनाएं आपके सामने हो रही हैं, यही क्या है? यही यथार्थवाद है, और यही क्या है? वास्तविक जगत है। ठीक है, दूसरे आपके
फिलोसफर थे कौन? बटलर महोदय के शब्दों में, यथार्थवाद संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। ठीक है, संसार जिस रूप में हमें दिखाई दे रहा है, इसमें कोई हेर फेर नहीं है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। ठीक है, जिस रूप में हम संसार को देख रहे हैं, ठीक है, ये प्रकृति, ये पर्यावरण, ठीक है, ये मनुष्य द्वारा बनाए गए विभिन्न मनुष्य द्वारा बनाए गए क्या भवन हो गए, ठीक है, इसके निर्माण कार्य हो गए, ठीक है, इसके द्वारा बनाए गए पुल हो, ब्रिज हो गए, ठीक है, भवन हो गए, इसके द्वारा स्थापित क्या हो गए, फर्म हो गए, जो हमें प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है। ठीक है, वही क्या है, यथार्थवाद है। कौन बोलते हैं? बटलर महोदय बोलते हैं। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। यथार्थवाद के अनुसार यह दृश्य जगत ही सत्य है। ठीक है, जो दिख रहा है यही सत्य है। आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, ये सत्य है, यही क्या है, यथार्थवाद है। आप क्या प्रत्यक्ष रूप से वीडियो को देख रहे हो, ये क्या है, जो लिखा हुआ है, जो आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है, ये यथार्थवाद है। ठीक है, और मुझे आप सुन रहे हो, आप मुझे देख नहीं रहे हो, मेरी आप आवाज खाली, ठीक है, सुन रहे हो, और जो पीडीएफ फॉर्म आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है, ये आपके लिए क्या है, वास्तविक है, प्रत्यक्ष है, जगत है। और मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, आपके लिए अप्रत्यक्ष हूँ। ठीक है, ये पीडीएफ आपके लिए प्रत्यक्ष है, जिसे आप देख पा रहे हैं। तो यही क्या है, यथार्थवाद है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख द्वार हमारे क्या है, इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, देखो बच्चे किसके द्वारा सीखता है, अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है। ठीक है, जो हमारे क्या है, आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गई, त्वचा हो गई, ठीक है, जीभ हो गई, यही क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के साधन है। जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, ये क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के द्वार है। मतलब कि ये जो दरवाजा होता है, दरवाजा से आप कमरे में के भीतर क्या करते हो, जाते हो, तो वही क्या है, जो आंख कान नाक है, ये दरवाजा है, किसके, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये दरवाजा है। ठीक है, जब शिक्षा मनोविज्ञान में हमने परिचर्चा की थी कि आत्मा क्या है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, त्वचा हो गया, ठीक है, इन सभी से किसकी, आत्मा की रचना होती है। और आत्मा का केंद्र में क्या है, आत्मा का केंद्र में ज्ञान है। तो समझ रहे हैं यहाँ तक क्या परिचर्चाएं चल रही हैं। ठीक है, तो इस जगत में समस्त चर अचर वस्तुएं वास्तव में समष्टि के अंग ही हैं। इसके अतिरिक्त जगत में जो भी परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, उनका कारण समस्त अवयवों में सम्मिलित रूप से होने वाली क्या है, तरंगित प्रक्रिया ही है। ठीक है, यथार्थवाद की एक सैद्धांतिक मान्यता यह है कि वस्तु जगत में पूर्ण नियमितता है। यथार्थवाद में आदर्शवादी मान्यताओं का पूर्ण विरोध किया जाता है। यथार्थवाद के अंतर्गत निरीक्षण एवं प्रयोग को प्राथमिकता प्रदान की जाती है, वहीं यथार्थवाद मनुष्य के वर्तमान व्यवहारिक जीवन को प्राथमिकता प्रदान करती है। ठीक है, आइए अब जानते हैं यथार्थवाद शिक्षा की मुख्य विशेषताओं के बारे में। जो यथार्थवाद पर आधारित पाठ्यक्रम क्या है, अत्यंत विस्तृत एवं व्यवहारिक होता है। यथार्थवाद पर जो क्या है, आधारित पाठ्यक्रम है, ये क्या है, अत्यंत क्या है, विस्तृत और व्यवहारिक होता है। ठीक है, यथार्थवाद में विज्ञान पर आधारित शिक्षा का विशेष महत्व प्रदान किया गया है। यथार्थवाद शिक्षा में पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है। जो यथार्थवाद है, ये शिक्षा में क्या करता है, पुस्तकीय ज्ञान का क्या करता है, विरोध करता है। जैसे प्रयोजनवाद ने क्या किया था, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया था, वैसे ही यथार्थवादी पुस्तकीय ज्ञान का क्या करता है, विरोध करता है। जो प्रत्यक्ष है वही क्या है, यथार्थवाद है। ठीक है, आगे परिचर्चा कर लेते हैं। यथार्थवाद शिक्षा दर्शन में महत्वपूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान करता है। ठीक है, तो यथार्थवाद है, ये शिक्षा दर्शन में क्या, उदारवादी शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान करता है। ठीक है, उदारवादी शिक्षा को कौन प्राथमिकता प्रदान करता है, तो यथार्थवाद करता है। ठीक है, यथार्थवाद पर आधारित शिक्षा में बालक की व्यक्तिगता एवं स्वतंत्रता पर बल दिया गया है, फिर भी इसमें बालकों को नियंत्रित स्वतंत्रता का समर्थन किया गया है। ठीक है, शिक्षा के अंतर्गत प्राकृतिक तत्वों एवं सामाजिक संस्थाओं का विशेष महत्व प्रदान किया गया है। यथार्थवाद शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का विशेष महत्व है। जो यथार्थवाद शिक्षा है, इसमें कैसी शिक्षा होनी चाहिए,
व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा को क्या विशेष महत्व दिया गया है। ठीक है, अब देखो शिक्षा में यथार्थवाद के योगदान को जान लेते हैं कि शिक्षा में यथार्थवाद का क्या योगदान रहा। यथार्थवादी शिक्षा दर्शन ने स्पष्ट किया कि शिक्षा अनिवार्य रूप से व्यवहारिक होनी चाहिए। इस मान्यता ने सिद्ध कर दिया कि व्यवहारिक शिक्षा अपने आप में निरर्थक तथा व्यर्थ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि यथार्थवादी शिक्षा दर्शन द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के उद्देश्य सराहनीय हैं। इस दार्शनिक विचारधारा ने वर्तमान को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है और उसी के लिए शिक्षा के निर्धारण की बात कही है। इस धारणा पर आधारित यथार्थवादी शिक्षा के उद्देश्य को निश्चित रूप में महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपके लिए है, यथार्थवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षा के पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषय को क्या प्राथमिकता प्रदान की गई है। यह दृष्टिकोण युग की मांग के अनुकूल है। आज यह सर्वविदित है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति एवं प्रगति करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक है। यथार्थवादी शिक्षा दर्शन का शिक्षण पद्धतियों के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान है। इस विचारधारा ने शिक्षण पद्धतियों के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया है। इस शिक्षा दर्शन ने निगमन के स्थान पर आगमन विधि को लागू किया है। ठीक है, जो यथार्थवादी शिक्षा है उन्होंने निगमन के स्थान पर किसे आगमन विधि को लागू किया है। इसके अतिरिक्त प्रयोगात्मक तथा सहसंबंध स्थापित किया। ठीक है, प्रयोगात्मक तथा सहसंबंध स्थापित किया और सहसंबंध विधि को क्या किया, इन्होंने प्रोत्साहन दिया है। ठीक है, आइए अब जानते हैं यथार्थवाद के गुण एवं दोषों के। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो यथार्थवाद के गुण एवं दोषों की अगर बात करें तो यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए। इनके अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। ठीक है, स्टार लगा लेना, किसके अनुसार, ठीक है, कौन से बात के अनुसार शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए, तो यथार्थवाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यथार्थवाद ने सार्वभौमिक शिक्षा पर बल दिया। ठीक है, किसने सार्वभौमिक शिक्षा पर बल दिया, तो यथार्थवाद ने सार्वभौमिक शिक्षा पर बल दिया। ठीक है, कमेनियस का विचार है कि प्रत्येक जाति एवं वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को समान रूप से समस्त प्रकार की शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। ठीक है, किसका कथन है, ये किसका, कमेनियस का कथन है। ठीक है, यथार्थवादियों ने पाठ्यक्रम को भी बहुत प्रभावित किया। पाठ्यक्रम में वैसे ही सभी विषयों को समान रूप से महत्व दिया जाता है, किंतु अब विज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, यथार्थवाद ने उदार शिक्षा को भी व्यापक बनाया गया। अब इसे केवल प्राचीन भाषा एवं साहित्य के अध्ययन तक सीमित नहीं माना जाता है, वरन इसमें व्यावसायिक एवं प्राविधिक विषय भी सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, शिक्षण विधि के क्षेत्र में भी यथार्थवाद का प्रभाव स्पष्ट है। अब निगमन प्रणाली के स्थान पर आगमन प्रणाली को महत्व दिया और वैज्ञानिक विधि को इन्हें सर्वोत्तम माना है। ठीक है, पॉइंट 6 है आपके लिए, यथार्थवाद के प्रभाव से शिक्षक कक्षा में तथ्यों का विश्लेषण करता है तथा छात्रों को वस्तुनिष्ठ रीति से तथ्यों का क्या कराता है, ज्ञान कराता है। ठीक है, आपका 7वां फैक्ट है, इस विचारधारा के परिणाम स्वरूप बालकों की शिक्षा में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, जो बालकों की शिक्षा है उनके, ठीक है, किस पे, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, यथार्थवादी शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों से समन्वय स्थापित करती है। यथार्थवादी बालक को शिक्षा का केंद्र मानते हैं तथा उसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को महत्व देते हैं। ठीक है, बालक के को शिक्षा का केंद्र में यथार्थवादी भी मानते हैं और उसकी जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हों उनको ये क्या करते हैं, महत्व देते हैं। ठीक है, और अनुशासन स्थापित करने के लिए यथार्थवादी किसी प्रकार के दंड को समान नहीं देते हैं, किसी भी प्रकार के दंड को स्थान नहीं देते हैं। कौन, यथार्थवादी। ठीक है, कुछ दोष जान लेते हैं। यथार्थवाद भौतिक जगत को ही यथार्थ सत्ता मानता है, परंतु क्या इस भौतिक जगत के पीछे कोई शक्ति नहीं है। हम इस भौतिक जगत को यथार्थ तो मान सकते हैं, किंतु इस जगत को भी पूर्ण सत्य समझ लेना यह कठिन होगा। ठीक है, यथार्थवाद आत्मा, परमात्मा तथा अन्य आध्यात्मिक तत्वों को नहीं मानता, किंतु लोकोत्तर सत्ता के अस्तित्व का ज्ञान कैसे हुआ, इनके बारे में भी यह चर्चा परिचर्चा
करता है। ठीक है, यथार्थवाद मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों जैसे सत्यम, शिवम, सुंदरम आदि को नहीं मानता, किंतु ये मूल्य मानव जीवन के लिए क्या है, नितांत आवश्यक है। सत्यम, शिवम, सुंदरम को कौन सा वाद नहीं माना, तो आपने बताया कि इसे आदर्शवाद नहीं माना। ठीक है, आदर्शवाद क्या सत्यम, शिवम, सुंदरम पे क्या करता है, बल देता है, यथार्थवाद इन्हें नहीं मानता है। ठीक है, यह वाद विज्ञान को अत्यधिक महत्व देता है तथा कला, साहित्य, दर्शन तथा अन्य मानवीय विषयों की अपेक्षा करता है, जबकि संसार में कला, साहित्य और दर्शन का महत्व कम नहीं है। ठीक है, ये इसके दोष हैं। आइए आप जान लेते हैं कि यथार्थवादी दर्शन के शैक्षिक निहितार्थों पर प्रकाश डाल लेते हैं थोड़ी। ठीक है, यथार्थवादी ने निम्नलिखित 4 रूप में इन परिचर्चा की। एक मानवतावादी यथार्थवाद हो गया, एक सामाजिकतावादी यथार्थवाद हो गया, एक क्या ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद हो गया, एक आपका नव यथार्थवाद हो गया। ठीक है, अब चारों को एक एक करके जान लेते हैं क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखो सामाजिक यथार्थवाद की बात करें तो सामाजिक यथार्थवादी शिक्षा का उद्देश्य जीवन को सुखी व सफल बनाना तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना मानते हैं। वे पुस्तकीय शिक्षा के घोर विरोधी थे। वे सामाजिक क्रियाओं के सामाजिक वातावरण पर बल देते थे, क्योंकि उनके अनुसार सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने तथा सामाजिक वातावरण में रहने से ही व्यक्ति में क्या सामाजिक गुणों का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। वह विद्यालय को शिक्षा प्राप्त करने का उचित स्थान नहीं मानते, क्योंकि इसमें पुस्तकीय शिक्षा प्रदान की जाती है। यथार्थवादी क्या बोलते हैं, ये विद्यालय को क्या शिक्षा प्राप्त करने का उचित स्थान नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि विद्यालय पुस्तकीय शिक्षा ज्ञान देता है। ठीक है, दूसरा आपका हो गया, तीसरा आपका है ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद। ठीक है, यह बात ज्ञानेंद्रिय को समस्त ज्ञान का आधार मानती है। शिक्षा के क्षेत्र में मानवतावादी यथार्थवाद तथा सामाजिक यथार्थवाद दोनों के मिश्रण तथा विज्ञान के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ज्ञानेंद्रियां यथार्थवाद विकसित हुआ तथा इसने शिक्षा पर अत्यधिक प्रभाव डाला। ठीक है, चौथा आपके लिए है नव यथार्थवाद। ठीक है, वास्तव में नव यथार्थवाद की विचारधारा का महत्व शिक्षा से अधिक दर्शन तथा विज्ञान के क्षेत्र में है। इस वाद के अनुसार अन्य नियमों की भांति विज्ञान के नियम भी क्या है, परिवर्तनशील है तथा ये किन्हीं विशेष परिस्थितियों में प्रमाणित होते हैं। ठीक है, उन परिस्थितियों में परिवर्तन होने के साथ ही इन नियमों में परिवर्तन हो जाता है। नव यथार्थवादी विज्ञान और कला दोनों ही शिक्षा पे महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, क्योंकि देखो बीएड के लेक्चर में अच्छा मैटर था तो मैंने आपके लिए वही संलग्न किया है। तो आइए कुछ इसकी परिभाषाएं हम पढ़ लेते हैं किसके। ठीक है, इनकी परिभाषाएं जान लेते हैं। यहाँ ये आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, तो रॉस के अनुसार पढ़ लेते हैं कि रॉस ने क्या बोला कि यथार्थवाद का सिद्धांत यह मानता है कि जिन वस्तुओं का हमें प्रत्यक्षीकरण होता है उनके पीछे उन जैसी वस्तुओं का एक क्या होता है, यथार्थ जगत होता है। ठीक है, दूसरे हमारे फिलोसफर हैं स्वामी रामतीर्थ के अनुसार। ठीक है, रामतीर्थ क्या बोलते हैं कि यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास या सिद्धांत से है जो जगत को क्या करता है, जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा कि वह दृष्टिगोचर होता है, अर्थात जो केवल एक घटना मात्र है, जो क्या है, केवल एक घटना मात्र है। ठीक है, तीसरे दार्शनिक हमारे बटलर। ठीक है, बटलर महोदय ने क्या बोला कि यथार्थवाद इस संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में यह हमें दिखाई देता है। बटलर की इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि यथार्थवाद इस संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में हमें दिखाई देता है। किसने यह परिभाषा दी, स्वामी रामतीर्थ ने, रॉस ने, बटलर ने, और चौथा आपके लिए देगा पाल मुनरो ने। तो किसने दी, बटलर की ये क्या है, परिभाषा है। ठीक है, पाल मुनरो ने क्या कहा कि उदार शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जो मानव को अपने व्यवसाय के लिए एवं नागरिकों के लिए आवश्यक है और उनके जीवन से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए योग्य बनाती है। यही क्या है, यही यथार्थवाद है, पाल मुनरो कहते हैं। ठीक है, मिल्टन के अनुसार क्या है, देखो, मैं पूर्णतया उदार शिक्षा उसी को कहता हूं जो एक व्यक्ति को न्यायोचित ढंग से कुशलता एवं उदारता के साथ निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के सभी कार्यों के शांति युद्ध के समय पूर्ण करने योग्य बनाती है। ठीक है,
ठीक है। मिल्टन मॉरिस ने क्या बोला कि मैं उसे ही उदार शिक्षा बोलूंगा कि जो एक व्यक्ति को न्यायोचित ढंग से कुशलता एवं उदारता के साथ निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के या सभी प्रकार के कार्यों में शांति युद्ध के समय पूर्ण करने योग्य बनाती है। यही क्या है, यथार्थवाद या उदार शिक्षा है, ठीक है। अब जान लेते हैं क्या यथार्थवाद तथा शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला, बालक को यथार्थ जीवन के लिए तैयार करना, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, यथार्थवाद ने शिक्षा के उद्देश्य क्या बताए कि बालक को यथार्थ जीवन के लिए तैयार करना। यथार्थवादी भौतिक संसार तथा भौतिक जीवन को ही यथार्थ मानते हैं। उनके अनुसार बालक को भौतिक जीवन की वास्तविकता से अवगत कराना ही क्या है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके लिए है कि बालक को मानव समाज तथा प्रकृति का ज्ञान कराना, ठीक है। तो बालक का संबंध समाज तथा प्रकृति से होता है, बालक को इसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ठीक है। यथार्थवाद इस तथ्य को प्रमुखता देता है कि शिक्षा द्वारा बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो। इसके लिए आवश्यक है कि बालकों का अपने वातावरण का ज्ञान हो, वे भौतिक विज्ञान का अध्ययन करें तथा उनके सीखने हेतु वैज्ञानिक विधियों का क्या करें, प्रयोग किया जाए, ठीक है। चौथा पॉइंट आपके लिए है, बालक को एक सुखी जीवन के लिए तैयार करना। यथार्थवादी जीवन के किसी अंतिम उद्देश्य में विश्वास नहीं करते। उनके अनुसार यह संसार एक पदार्थ है तथा जीवन एक प्रक्रिया है, ठीक है। यथार्थवादी क्या बोलते हैं, संसार एक पदार्थ है, जीवन क्या है, प्रक्रिया है। उनके अनुसार ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसे प्राप्त कर मनुष्य अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में समायोजन कर सके तथा सुखी जीवन व्यतीत कर सके। कैसी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसे प्राप्त कर मनुष्य अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में समायोजन कर सके और सुखी जीवन प्राप्त कर सके, ठीक है। पांचवा फैक्ट पॉइंट है आपके लिए, मानसिक शक्तियों का विकास, ठीक है। मनोविज्ञान में क्या बोल रहा है, मनोविज्ञान में विश्वास करने के कारण यथार्थवादी शिक्षा द्वारा बालकों की मानसिक शक्तियां स्मरण, विवेक तथा निर्णय आदि का विकास करने पर बल देते हैं। उनके अनुसार मानसिक शक्तियों के विकास के फलस्वरूप ही बालक अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में समर्थ हो सकता है, ठीक है। इसका अंतिम आपके लिए पॉइंट है, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। यथार्थवादी विचारधारा बालकों के जीवन को सुखमय बनाने की बात सोचते हैं और वहीं इस हेतु वो प्रयास करते हैं कि विभिन्न उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन की। इसलिए यथार्थवादी व्यावसायिक शिक्षा पर क्या करते हैं, विशेष महत्व देते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं इसकी पाठ्य विषय तथा यथार्थवाद, ठीक है। पाठ्य विषय और यथार्थवाद के बारे में पहला पॉइंट है आपके लिए, संपूर्ण शिक्षा, ठीक है। प्रक्रिया के केंद्र बिंदु या आधारभूत माध्यम में विविध विषय हैं जो कक्षा में पढ़ाए जाते हैं। प्रत्येक विषय के अपने आंतरिक मूल्य और सामाजिक मूल्य होते हैं, इसलिए सभी विषयों को एक ही कोटि में नहीं रख सकते, ठीक है। सभी विषय के अपना अलग अलग क्या होता है, आंतरिक मूल्य होता है, सामाजिक मूल्य होता है, ठीक है। और सभी को हम एक ही कोटि में नहीं रख सकते, उनके मूल्यों के अनुसार उन्हें अलग अलग भागों में क्या कर सकते हैं, हम रखते हैं, ठीक है। शिक्षा की निर्धारण उद्देश्यों के अनुसार इन असंख्य विषयों में चयन करना पड़ता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार इस संबंध में यह आधारभूत मान्यता है कि पाठ्य विषय विविध और विस्तृत होने चाहिए। छात्र को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार इसमें चयन का अधिकार होना चाहिए। इस संबंध में यथार्थवादी दर्शन की अन्य मान्यताएं इस प्रकार है, ठीक है। ये बोलते हैं कि छात्र को अपने अनुसार चुनने की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी जिज्ञासा के अनुसार, ठीक है। वहीं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, छात्र को सर्वाधिक उपयोगी विषय ही पढ़ाने चाहिए। छात्र को क्या, सर्वाधिक उपयोगी विषय ही पढ़ाने चाहिए, ठीक है। सर्वाधिक उपयोगी विषय के चयन का काम बालकों पर नहीं छोड़ना चाहिए। इस कार्य में शिक्षक और माता पिता का उचित मार्गदर्शन मिलना चाहिए। देखो, बालक को क्या, अपने लिए जो सर्वाधिक उचित विषय है उन्हें चुनना चाहिए, बालक को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए विषय चुनने के लिए, ठीक है। शिक्षक और माता पिता का इसमें उचित मार्गदर्शन मिलना चाहिए। चयन किए गए विषयों में परस्पर संबंध हो, चयन किए जो विषय हैं उनमें क्या है, परस्पर संबंध हो, ठीक है। सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप ही विषयों का चयन होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये क्या बोल रहा है कि देखो, चयन किए गए विषयों में परस्पर संबंध हो, ठीक है। आज आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में सुनते हो, ठीक है, कि 12 में हो गया, ग्रेजुएशन में हो गया, उसके बाद आपने जो उच्च शिक्षा प्राप्त की उनमें क्या होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, जिसका आप बेस भी बने, जिसमें से आप एक सब्जेक्ट में
आपकी क्या हो, अच्छी नॉलेज हो। ठीक है, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप ही विषयों का चयन होना चाहिए। ज्ञान के लिए, कला के लिए जैसी मान्यताएं निरर्थक हैं। उपयोगिताहीन विषय पढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, आधुनिक भाषाएं ही पढ़ाई जानी चाहिए। क्या बोलते हैं ये, आधुनिक भाषाएं ही पढ़ानी जानी चाहिए। और स्वांतः सुखाय साहित्य का अध्यापन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बोलते हैं स्वांतः सुखाय साहित्य का अध्यापन नहीं करना चाहिए। कला, संगीत आदि ललित कलाओं का वास्तविक जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट है, विज्ञान का शिक्षण अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान यथार्थ जगत का परिचय देता है। विज्ञान का जो शिक्षण है वो अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान क्या करता है, जो यथार्थ जगत का परिचय देता है। पाठ्यक्रम व्यापक होना चाहिए, पाठ्यक्रम में कैसा, व्यापक होना चाहिए, व्यापक। आप मुझे बताना, जो आज की शिक्षा नीति है, क्या इसमें पाठ्यक्रम व्यापक होना चाहिए, हाँ या ना। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताओगे जो आज की शिक्षा नीति है उसमें बच्चे के लिए पाठ्यक्रम व्यापक होना चाहिए या सीमित होना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम देखो, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम हो, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं इन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार यथार्थवादी विचारक अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्यावसायिक विषयों एवं विज्ञान को मुख्य, भूगोल हो गए, कानून हो गए, राजनीति को गौण एवं साहित्य, कला, संगीत को निम्नतर स्थान देते हैं, परंतु हम मातृभाषा में प्रमुख स्थान देते हैं, क्योंकि वहाँ बालक के विकास के आधार से लिया है। ठीक है, आज आप जो नई शिक्षा नीति पढ़ रहे हो उसमें भी आप देख रहे हो कि बालक को शिक्षा उसकी मातृभाषा में मिलनी चाहिए। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र। ठीक है, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा और क्षेत्रीय भाषा आपको पता है। ठीक है, या विदेशी भाषा, ये सब आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। और ये तो जब आपने LT का रास्ता चुना है, सहायक अध्यापकता, उन सभी एक दूसरे को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करते हुए चलेंगे, आगे पीछे सबको हम कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं कि शिक्षण विधि और यथार्थवाद के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मूल्यांकन और यथार्थवाद। ठीक है, यथार्थवाद बालक को सामाजिक प्राणी बनाना चाहता है। यथार्थवाद क्या, बालक को सामाजिक प्राणी बनाना चाहता है। किसने बोला कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, ह्यूमन इज ए सोशल बीइंग, किसके कथन है, कमेंट में बताओगे। ठीक है, एक्टिविटी करोगे, अगर प्रो वर्जन बनना है तो आप एक्टिविटी करके दिखाओगे कि किसने बोला कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। वहीं यथार्थवाद बालकों को सामाजिक प्राणी बनाना चाहता है, ताकि वह सामाजिक परिस्थितियों को समझकर व्यवहारिक जीवन को सफल बना सके। सामाजिक प्राणी बनेगा तो बालक क्या होगा, वो समाज की परिस्थितियों को, समाज को जानेगा, समाज में कैसी परिस्थितियां हैं, ठीक है, कैसी समस्या उत्पन्न होती है, उनका समाधान कैसे निकाला जाए, उन्हें समझकर व्यवहारिक जीवन को सफल बना सकता है। वह क्या होगा, स्वाभाविक होगा कि शिक्षा को इस यथार्थवादी उद्देश्यों के अनुरूप ही पाठ्य विषयों का चयन हो सके और मूल्यांकन की विधि भी इनके अनुरूप ही हो। तो ये क्या है, इनकी यथार्थवाद की जो क्या है, शिक्षण विधि है। ठीक है, निश्चय ही यथार्थवादी मूल्यांकन में काल्पनिक, अवास्तविक, निरर्थक और उपयुक्ता विहीन प्रभाववादी प्रशिक्षण के उपकरणों का कोई महत्व नहीं है। ऐसे प्रश्न पत्रों में इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया है जो केवल ज्ञान के लिए सिद्धांत पर पूछे गए जाते हैं। काल्पनिक, अविश्वसनीय तथा अवैध प्रश्नों को पूछना इसमें निषिद्ध है। तथ्यपूर्ण, यथार्थ जीवन और समाज से संबंधित वस्तुनिष्ठ ज्ञान का मापन ही यथार्थवादी मूल्यांकन है। ठीक है, जो क्या है, जो तथ्यपूर्ण यथार्थ जीवन है, ठीक है, समाज से संबंधित वस्तुनिष्ठ ज्ञान है, उसका ही मापन किसमें, यथार्थवादी में किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं किसके बारे में, शिक्षक और यथार्थवाद के बारे में। ठीक है, शिक्षक और यथार्थवाद क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। यथार्थवादी दर्शन के अनुसार शिक्षक का अपना एक विशेष चरित्र, दृष्टिकोण और लक्ष्य होता है। यथार्थवाद शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल देता है। शिक्षक अपनी कला में निपुण होता है और उसे यह ज्ञात होता है कि किस समय क्या और कितना पढ़ाना है। ज्ञान और अनुभव के प्रति उसकी एक विशिष्ट धारणा होती है। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा की परिकल्पना भी विशेषता निम्नलिखित होनी चाहिए। ठीक है, यथार्थवाद के अनुसार क्या, शिक्षक की परिकल्पना की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, निम्नलिखित होनी चाहिए। आइए उन्हें जानते हैं हम पॉइंट के माध्यम से। पहला पॉइंट आपके लिए है, शिक्षक का विज्ञान में अटूट विश्वास होना चाहिए। शिक्षक क्या क्या बोल रहा है, जो शिक्षक है, ठीक है, उसका विज्ञान में क्या होना चाहिए,
अटूट विश्वास होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है प्रत्येक वस्तु को वैज्ञानिक दृष्टिकोण में समझने की कोशिश करता है। ठीक है। प्रत्येक जो वस्तु है उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण में से समझने की कोशिश करता है शिक्षक। ठीक है। कल्पना की अपेक्षा वस्तुनिष्ठ और उपयोगी ज्ञान को वह पसंद करता है। वह सच्चा अन्वेषक होता है। वैज्ञानिक विधि द्वारा अन्वेषित ज्ञान पर ही वह विश्वास करता है। पांचवा आपके लिए पॉइंट है कि वह यह मानता है कि विश्व के सभी तत्व को कोई भी पूरी तरह से नहीं जान सकता, अतः वह तत्व विशेष की विशेषता पर बल देता है। ठीक है। आपका छठा पॉइंट है यथार्थवादी शिक्षक अपने छात्रों की आवश्यकता, रुचियों और इच्छाओं से परिचित होता है और उनकी परिपुष्टि वैज्ञानिक ढंग से करता है। जो यथार्थवादी शिक्षक है वो अपने छात्रों की रुचियों को जानता है, इच्छाओं को जानता है, उनसे परिचित होता है और उनकी परिपुष्टि करके उन्हें वैज्ञानिक ढंग से क्या करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है। पॉइंट सातवां है अपने छात्रों पर वह अपनी व्यक्तिगत मान्यताएं नहीं थोपता, वह तटस्थ भाव से वस्तु का यथार्थ विवेचन करता है। ठीक है। पॉइंट आठवां है यथार्थवादी शिक्षक बाल मनोविज्ञान और किशोर मनोविज्ञान से परिचित होता है, इसलिए वह पाठ को सरस और आकर्षक विधि से पढ़ाता है। ठीक है। जो यथार्थवादी शिक्षक है वो बाल मनोवैज्ञानिक और कैसा, किशोर मनोवैज्ञानिक, बालकों के मन को जानने वाला और किशोरों के मन को जानने वाला क्या होता है, शिक्षक होता है, इसलिए वह पाठ को सरस और आकर्षक विधि में बनाता है। ठीक है। तो ये तुमने शिक्षक के बारे में जाना। अब हम जान लेते हैं छात्र और यथार्थवाद के बारे में। यथार्थवाद में छात्र का क्या स्थान है, कैसा छात्र है। ठीक है। इसके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। तो यथार्थवाद के अनुसार छात्र कैसा होना चाहिए, तो यथार्थवाद के अनुसार संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में छात्र का सर्वाधिक महत्व है। यथार्थवाद के अनुसार बालक एक यथार्थ इकाई है जो अनेक भावनाओं हो गया, इच्छाओं और शक्तियों से परिपूर्ण है। ठीक है। यथार्थवाद के अनुसार बालक क्या है, बालक एक यथार्थ इकाई है जो अनेक भावना होगी। ठीक है। जो उसमें इमोशंस हैं, इच्छाएं हैं, ठीक है, शक्तियां हैं, उससे वो परिपूर्ण है। शिक्षा से इनका आदर होना चाहिए, शिक्षा से इसका क्या होना चाहिए, इनका आदर होना चाहिए। वैज्ञानिक विधियों से इन शक्तियों की यथोचित विकास में क्या सहयोग देना चाहिए। यह सहयोग इसलिए भी आवश्यक है कि छात्र स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता, उसे शिक्षक का मार्गदर्शन मिलना चाहिए। अब छात्र को क्या, जैसे प्रकृतिवादियों ने बोला, क्या बोला कि छात्र को क्या करना चाहिए, बालक को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, तो ये बोलते हैं कि छात्र को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ठीक है। उसे शिक्षक का मार्गदर्शन मिलना चाहिए। इस प्रकार यथार्थवाद के अनुसार छात्र की कुछ विशेषताएं होती हैं। देखो अब यथार्थवाद के अनुसार छात्र की कुछ विशेषताएं होती हैं, जानते हैं वो विशेषताएं क्या क्या हैं। छात्र विवेक से ही सीखकर यथार्थ के निकट पहुंचने की चेष्टा करता है। छात्र विवेक से सीखकर कहां तक, बताओ मुझे, यथार्थ के निकट तक पहुंचने की चेष्टा करता है। बुद्धि सीखने में उसकी सहायता करती है, जो बुद्धि है, ठीक है, बुद्धि उसकी सीखने में सहायता करती है। ठीक है। छात्र अपनी बुद्धि के विकास के लिए अधिक से अधिक स्वतंत्रता चाहता है। छात्र जो अपनी बुद्धि के विकास के लिए क्या चाहता है, उसे अधिक से अधिक क्या है, स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है। तथ्यों के विकास के आधार पर आगे बढ़ता है, इसमें वह कोरी कल्पना का सहारा नहीं लेता है। तथ्यों के आधार पर वह आगे बढ़ता है और कोरी कल्पना का वह सहारा नहीं लेता है छात्र। ठीक है। वह सिद्धांतों की अपेक्षा वास्तविक ज्ञान को उपयोगी व्यवहारों पर अधिक विश्वास करता है। वहीं यथार्थवाद के अनुसार छात्र देवता नहीं है। छात्र क्या, देवता नहीं है, वह मात्र क्या है, मनुष्य है, वह मात्र सामाजिक प्राणी है, अथवा सामाजिक सामंजस्य उसके ज्ञान और व्यवहार का विशेष गुण होना चाहिए। जो छात्र है वो देवता नहीं है, वो मात्र क्या है, मात्र एक मनुष्य है, वो मात्र क्या है, एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है, समाज में ही उसकी क्रियाएं चलती हैं, अथवा सामाजिक सामंजस्य करेगा तो उससे उसे ज्ञान मिलेगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा और उनके गुणों को क्या होगा, उसके गुण निखरेंगे। ठीक है। तो ये छात्र, यथार्थवाद और छात्र के बारे में था। अब अंतिम फैक्ट आपके लिए है अनुशासन और यथार्थवाद। ठीक है। विद्यालय के सुचारू संचालन के लिए अनुशासन अनिवार्य आवश्यक है, इसलिए अनुशासन के प्रति अधिकारियों, शिक्षकों और छात्रों के दृष्टिकोण का काफी महत्व होता है। शिक्षा के विभिन्न दर्शन एवं इस दृष्टिकोण को अपने अपने ढंग से प्रभावित करते हैं। यथार्थवाद के अनुसार अधिकारियों और
शिक्षकों का कर्तव्य है कि विद्यालय और कर्तव्य पालन का वातावरण बनाए रखें। इसके लिए अनुशासन के नियमों का पालन करते रहें। अनुशासन क्या है? ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ गया है, ये अनुशासन सारे वाद में अनुशासन आप देख रहे हो, छात्र अनुशासन, कैसा अनुशासन होना चाहिए वादों का, तो अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि ये अनुशासन है क्या चीज। ठीक है, तो अनुशासन क्या है, पहले अनुशासन को जान लेते हैं। तो यथार्थवाद के अनुसार वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों और वातावरण के प्रति सामंजस्य तथा समायोजन ही क्या है, अनुशासन है। ठीक है, यथार्थवाद ने क्या बोला, अनुशासन क्या है, जो वस्तुनिष्ठ परिस्थितियां हैं, ठीक है, और वातावरण के प्रति सामंजस्य हैं, उनमें समायोजन करना है क्या है, अनुशासन है। ठीक है, जो आपके सामने क्या है, परिस्थितियां आई हैं, ठीक है, आप उन परिस्थितियों को वातावरण के अनुसार किस अनुसार सामंजस्य स्थापित करते हो, उनमें किस अनुसार समायोजन करते हो, वही क्या है, अनुशासन है। ठीक है, इसलिए छात्र अपने चारों ओर के वातावरण के अनुकूल अपने को ढाल सके और कार्य करने में अवधान केंद्रित कर सके, इसके लिए अनुशासन क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, यथार्थवाद के अनुसार बालक में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। ठीक है, यथार्थवादियों ने क्या बोला कि बालक में कैसा दृष्टिकोण, बालक में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण उत्पन्न होता है ताकि वह अपनी भावनाओं और वासनाओं को क्या कर सके, उन पर विजय पा सके। जो बालक की क्या है, उसकी भावनाएं हैं, उसकी जो वासनाएं हैं, ठीक है, उन पे वो क्या कर सके, विजय प्राप्त कर सके, अपने कर्तव्य पथ पर वो आगे बढ़ सके। इसके लिए भी अनुशासनात्मक क्या करना पड़ेगा, उसे भावनाओं को क्या करना पड़ेगा, उनसे परे होना पड़ेगा, उन पे उसे विजय पाना पड़ेगा। ठीक है, अनुशासित छात्र वह है जो जगत की कठोरता में, संसार की यातना से, दुनिया की कठिनाइयों से और विश्व में व्याप्त अभाव से दूर नहीं भागता। ठीक है, अनुशासित छात्र कौन है, जो क्या बोल रहा है कि जगत की कठोरता, जो उसके समाज में उसके कठोर नियम है, ठीक है, संसार की यातना, जो संसार से उसे यातनाएं मिल रही है, दुनिया की कठिनाइयों से और विश्व में व्याप्त अभाव से वो दूर नहीं भागता, बल्कि उनका सामना करता है, उन पे विजय पाता है, वही क्या है, अनुशासन है। ठीक है, यथार्थवाद पलायनवाद का सदा डटकर विरोध करता रहा है और दुनिया की कठोर यथार्थवाद का सामना करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार यथार्थवाद छात्रों में कठिनाइयों के विचलन होने पर क्या करता है, धैर्य हो गया, सहिष्णु हो गया, ठीक है, अनुशासित चरित्र क्या करता है, पैदा करता है। इस प्रकार यथार्थवाद क्या प्रभावनात्मक हो गया, मुक्तात्मक हो गया, अनुशासन के समन्वित रूप का समर्थक है। वह सामाजिक नियमों के अनुसार अनुशासन स्थापित करना चाहता है। ठीक है, तो ये क्या था, उसका अनुशासन था। अब यथार्थवाद और भारतीय शिक्षा के बारे में थोड़ी परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो, भारतीय शिक्षा पर एक दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि यथार्थवाद यहाँ तक उपेक्षित नहीं रहा है कि अतीत में भारत की शिक्षा के विषय में प्रायतः यह कहा जा सकता है कि उस समय वहाँ की शिक्षा पूर्ण रूपेण धार्मिक एवं आदर्शात्मक थी। ठीक है, और उसका यथार्थ जगत में कोई संबंध नहीं था, किंतु यह आलोचना हमारी क्या अल्पज्ञता का द्योतक है। प्राचीन भारत में जहाँ पर कर्मकांड, यज्ञ विधान आदि को शिक्षा दी जाती थी, वहीं पर आयुर्वेद एवं धनुर्वेद जैसे व्यावसायिक विषयों को भी क्या दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। एक और क्या बोल रहा है, ब्रह्मचारी ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद जैसे दार्शनिक ग्रंथों का पारायण करते थे, तो दूसरी ओर वो अपने परिश्रम से आश्रम के आसपास की भूमि को सच श्यामला बना देते थे। देखो, उस समय गुरु और शिष्य होते थे, ठीक है, उनका क्या होता था, एक बिल्कुल अनुशासित समय सारणी होती थी। ठीक है, उस समय देखो, वेद हो गए, उपवेद हो गए, ठीक है, उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, ठीक है, जो क्या है ब्राह्मण ग्रंथ है, इनका तो शिक्षा दी जाती थी, और उसके साथ साथ ही क्या किया जाता था, उन्हें आश्रम के आसपास क्या किया जाता था, उनसे कठोर परिश्रम भी करवाया जाता था। ठीक है, किसी से क्यारियां बनवाई जाती थी, किसी से जंगल से लकड़ी मंगवाया जाता था, ठीक है, किसी से पुष्प लगवाए जाते थे। ठीक है, आसपास की भूमि को क्या करते थे, सच्ची श्यामला बना देते थे। मृगों एवं गायों की देखरेख करके पशुपालन का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते थे तथा नीचे तेल में परछाई देकर ऊपर लटकती हुई मछली की आंख भेदते थे। इससे पता चलता है कि प्राचीन ऋषि व्यवहारिक विषयों की ओर सजग थे। आपने देखा है जब अर्जुन क्या करता है, नीचे
तेल की उसमें क्या करता है, तेल में मछली की आंख को देख के ऊपर क्या करता है, मछली की आंख को निशाना बनाता है। ऐसी शिक्षा उस समय दी जाती थी। ठीक है, शिक्षण विधि में यथार्थवाद का फुट था। क्या था उसका फुट था। यहाँ पर निगमन और आगमन दोनों प्रकार की तर्क प्रणाली प्रचलित थी। प्रमाणों से प्रत्यय प्रमाण को महत्वपूर्ण माना गया था और ज्ञानेंद्रियों की महत्ता को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो ये आपका यथार्थवाद है और यथार्थवाद में छात्र, यथार्थवाद का अनुशासन, यथार्थवाद का शिक्षक और यथार्थवाद का उसने क्या बताया आपको, शिक्षक बताया। और उस यथार्थवाद की शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा परिचर्चा की, अर्थ जाना, पाठ्य विषय यथार्थ वस्तु के बारे में जाना हमने। ठीक है, यथार्थवाद और शिक्षा के उद्देश्य के बारे में चर्चा परिचर्चा की और वहीं यथार्थवाद के हमने क्या सिद्धांत विशेषताएं हमने कर ली है। ठीक है, जितना भी आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है, क्योंकि है तो आपने दर्शन जानना है ना, आपने दर्शन जानना है। उस दर्शन को कैसे जानना है, जैसे आपने प्रकृतिवाद पढ़ा, प्रकृतिवाद में आपने किसको, शिक्षक को पढ़ा, छात्र को पढ़ा, अनुशासन पढ़ा, शिक्षण विधियां पढ़ी। ठीक है, उसी प्रकार जितने भी वाद हैं, ठीक है, कि कैसा उनका दर्शन रहा, उनके दर्शन के अनुसार शिक्षा किस परिवेश में दी जानी चाहिए, शिक्षण कैसी की जानी चाहिए, शिक्षण की कौन सी विद्या होनी चाहिए। ठीक है, उनका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उनका अनुशासन कैसा होना चाहिए, इन सभी वादों में हमने क्या कर लिया, इनके बारे में चर्चा परिचर्चा कर ली है। हमने प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से आपका प्रकृतिवाद हो गया, आदर्शवाद हो गया, प्रयोजनवाद या व्यवहारिकवाद आपका सिलेबस में है। यथार्थवाद मैंने आपको ये क्या बता दिया है, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है, ये आपके लिए काम आएगा क्योंकि ये बात एक साथ करनी थी तो आपको बता दिया है। अब हम कल से किसके बारे में, जो दार्शनिक हैं उनके बारे में, रूसो हो गया, ठीक है, प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, ठीक है, उसके बाद अरविंदो घोष हो गए और क्या कहे हैं वहाँ पे, सावित्रीबाई फुले हो गई और महात्मा गांधी हो गए, विवेकानंद हो गए और क्या गीजू भाई बधेके हो गए। इनके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। देखो मैं बिल्कुल मिक्स वीडियो लेके आऊँगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। देखो नोट्स नहीं बनाओगे तो ये PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पा सकते हैं। यहाँ नहीं होगा तो आप प्रकृतिवाद में देख लेना, उसमें नहीं तो आदर्शवाद में, उसमें नहीं तो आप यथार्थवाद में, यथार्थवाद में नहीं तो प्रयोजनवाद में। और वीडियो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें जहाँ क्या है संसाधनों के अभाव हैं, ठीक है, जो क्या है संसाधनों से परे हैं, जो संसाधनों से दूर है, ठीक है, जो दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, ये वीडियो वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। ये PDF उन लोगों तक पहुँचे जहाँ क्या है संसाधनों के अभाव हैं। बस हमारा क्या है एक ही उद्देश्य है, निःशुल्क और व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। थैंक यू सो मच।